समझ आ गया आपको? तो थियरी वाली अप्रोच नहीं लेनी इसमें। आपने क्या करना है, जैसे ही एटॉमिक मास लिखा हुआ है, मोरलेस आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। बट डोंट एक्सपेक्ट ये सब। फ्रैंकली चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये AMU और ये सब, बस हाँ ये देख लीजिए कि देर इज समथिंग कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, है ना। फिर इट इज़ नॉट कॉल्ड यू। एटॉमिक मास यूनिट भी नहीं बोलते उसको, अब यूनिफाइड मास बोलते हैं। एक बुक में मैं ये पढ़ रहा था कि इसको अब आई थिंक डाल्टन पढ़ता है। डाल्टन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ तो किसी के एक बुक में ये भी लिखा हुआ है। अब यार फ्रैंकली इफ़ यू आस्क मी, ये जो 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चों को समझने में। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज टेक अ वेरी प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है, ये मैंने आपको जैसे ये मोलर मास दिए हैं, ठीक है ना, ये 5 5 10 15, आप ये 15 क्वेश्चंस कीजिए। आप समझ रहे हैं? फिर आप ये क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बट पहले आप ये 15 क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ जो लिखा हुआ है, ये जो यहाँ तामझाम लिखा हुआ है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बट अगर आपको नहीं भी समझ आता तो चिंता मत कीजिए। देखिए लिखा लिखा क्या हुआ है, वो ये लिख रहा है। भाई इधर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो चिंता मत करना। ये मत सोचना कि अगर तुझे ये डेफिनेशन समझ नहीं आई तो तू ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। ये न्यूमेरिकल बेसिक मैथ्स है, इसमें केमिस्ट्री का कोई रूल नहीं है। ये बात समझ आ गई तो चिंता मत करना। यूजुअली तो बच्चों को मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तू थोड़ा समझदार है इसलिए तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो नहीं समझ आया तो छोड़ देना। देख, तो in 1961, a universally accepted atomic mass unit, carbon 12 isotope, was chosen as the standard preference for measuring atomic masses. ठीक? तो कार्बन 12 आइसोटोप करके एक प्राणी है। अब थोड़ा सा मैं तुझे आइसोटोप के बारे में बताता हूँ, क्योंकि तेरे सिलेबस में है ये। मैडम आप भी सुन लो, आप भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगी। आइसोटोप, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। देखिए सर, कार्बन जो है, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन तो एटम में हमेशा होंगे। तो ऐसा होगा, मतलब जो न्यूक्लियस में, यहाँ 6 प्रोटॉन तो हमेशा बैठे होंगे और आसपास जो शेल्स हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ऐसे मान लीजिए कि ये जो कार्बन है ना, इसके फ्लेवर्स आते हैं, फ्लेवर्स आते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी आता है, वनीला आता है, कसाटा आता है। ऐसे मान लीजिए उसके फ्लेवर्स आते हैं। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। यहाँ तक ठीक है वो आइसक्रीम भाई, वो आइसक्रीम ही है। तो कार्बन के फ्लेवर्स आते हैं। अब एक फ्लेवर में मित्र 6 न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, तो चार्ज पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, निग्लिजिबल माना जाता है। भाई साहब बैठिए, यहां तक मेरे साथ है। रिपीट करूं, कार्बन के फ्लेवर्स आते हैं। आप ये मान के चलिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वो आइसोटोप का एक अलग लेक्चर है, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें डिटेल में बात की हुई है। यहाँ मैं मोलर मास पे करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा रास्ते से। वैसे ही मैं काफ़ी आगे चला गया। तो वो आइसोटोप का अलग एक रिकॉर्डिंग है, वो मैं भेज दूंगा आपको। बट ऐसे मान लीजिए कि आइसोटोप्स का मतलब होता है फ्लेवर्स। जो एटम्स हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब फ्लेवर्स में आते हैं। तो कार्बन की आइडेंटिटी है 6 प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होने वाले हैं, है ना। अब जो फ्लेवर्स हैं, उसमें जो चेंज आप कर सकते हैं ना, वो न्यूट्रॉन में चेंज कर सकते हैं। तो एक फ्लेवर आता है जिसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और दूसरा फ्लेवर आता है जिसमें 8 न्यूट्रॉन आते हैं। यहां तक मेरे साथ है। तो मैंने अभी कार्बन के 2 फ्लेवर्स आपको बताए। एक कार्बन का फ्लेवर होगा जिसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे फ्लेवर में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां तक मेरे साथ है। अब जो 2 फ्लेवर्स में डिफरेंस है वो ये है, इसमें 6 न्यूट्रॉन होंगे और इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे। यहां तक मेरे साथ है। ये 2 फ्लेवर्स में चेंज है।
आपको मैं 2 मिनट पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, तो कंसिडर नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे, मासेस में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। तो इसको लिख दिया जाता है C12, और इसको लिख दिया जाता है C14। ये कार्बन के दो फ्लेवर, यहां तक मेरे साथ है, कोई डाउट तो नहीं है? ये C14 जो है, ये काम आता है रेडियो एक्टिविटी में, कभी करेंगे आप। C14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन डेटिंग, कभी आप ज्योग्राफी वगैरह में देखेंगे कि पुरानी चीजें मिलती है ना, 10,000 साल पुरानी, 50,000 साल पहले की, 20,000 साल पहला स्केल्टन मिला, ट्रीज मिले, या कुछ भी प्राणी मिला, तो वो C14 की कार्बन डेटिंग होती है। वो अलग से टॉपिक है, वो करेंगे कभी। यहाँ तक मेरे साथ है। तो अभी तक 10 एक मिनट की डिस्कशन में ये बात हुई कि कार्बन के दो फ्लेवर्स आते हैं, एक C12 आता है, एक C14 आता है। C12 और C14 में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन में आ रहा है। यहाँ तक मेरे साथ है, कोई डाउट तो नहीं है? अब इनमें ये जो C12 है, इसको चूज किया गया किसके लिए? देखिए, इन 1961, फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, C12 isotope was chosen as the standard preference for measuring atomic masses। कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, आपको समझ आ गया? भी कार्बन का फ्लेवर थे, उसमें से एक फ्लेवर को उठाया C12 को कि तू चल हमारे साथ, अब से तू एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेगा। ये बात इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है, ये समझ आ गया? अगली कविता में, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। फिर से पढ़ता हूं मैं। हाँ, मैं इस रास्ते पे जाना नहीं चाहता था, बट ठीक है, आप समझ लीजिए। और नहीं भी समझ आएगा तो कोई घंटा फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां तक, ठीक है। बट क्योंकि फीस मैं पूरी आपसे ले रहा हूं, तो एक बार समझा देता हूं। बाकी रिकॉर्डिंग है, आप देखते रहिए। वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 1 AMU, इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि C12 को आपने बुला लिया, और C12 को बोला कि देख, ऐसा है कि आज से वन एटॉमिक मास यूनिट वुड बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। नहीं समझ में आया? C12 एटम का जितना मास होगा, उसका 1/12 वुड बी इक्वल टू AMU, 1 AMU। ये बात समझ आ गई? अब ये, मित्र, ये स्टैंडर्ड हो गया, इसको स्टैंडर्ड बोल दिया गया कि अब दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके जो मासेस हैं, उसमें जो 1 AMU है, दैट विल बी डिफाइंड एज पर दिस डेफिनेशन। नहीं समझ में आया? तो 1 AMU, आपसे कोई पूछे, मार्केट में जाते, जिलानी के सामने से निकल रहे हैं, जिलानी का ओनर पूछता है या उस समोसे वाला पूछता है, अरे तेरे बता 1 AMU क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कि C12 का एटम ले लीजिए, C12 का एटम का जितना भी मास है, उसका 1/12 कर लीजिए, दैट इज 1 AMU। यहां तक मेरे साथ है? ये डेफिनेशन है 1 AMU की। यहां तक मेरे साथ है? दूसरी कविता में दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, ये समझ आ गया? द relative atomic masses of all the elements have been found with respect to an atom of कार्बन 12। अब कायनात में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे, सबका जो मासेस हैं, दे विल बी डिफाइंड एज पर, कि 1 AMU क्या डिफाइन था, 1/12 द मास ऑफ C12 का एटम। C14 को क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया, हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया, पता नहीं सर, मुझे तो बुलाया नहीं मीटिंग में 1961 में, जो बताया मैं लिख दिया। नहीं समझ में आया? कुछ कहना चाहते हैं? अब यहां पर इन्होंने एक समझाने की कोशिश की है
देख लीजिए, ये वाटरमेलन का 12 हिस्सा कर दिए। ये जो है, ये डिफाइन कर दिया 1 AMU। तो अगर दूसरी तरफ आई थिंक टमाटर पड़े हैं, 2 टमाटर हैं, तो ये 2 टमाटर का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 AMU के। तो एक टमाटो का मास इन टर्म्स ऑफ AMU कितना होगा? ये बात समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये आपके साथ आपका मित्र बैठा है, इसको कुछ नहीं पता इस AMU के बारे में, बट क्वेश्चंस कर रहा है। कुछ नहीं पता, बट क्वेश्चंस कर रहा है, उसमें क्वेश्चन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक मेरे साथ है। भाई कुछ बोलना चाहते हैं? तो हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, ये जितने जो भी लिखा हुआ है, ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यू। तो ये विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम का 1/12 जो था उसके रिलेटिव है। अब इसमें आइसोटोप में फ्रैक्शनल मासेस बनते हैं और ये सब बातें आती हैं, वो सब अलग सी बातें हैं और उसके अलग से वीडियोस हैं। कभी आप वहां जाना होगा तो चले जाना, आपकी जरूरत नहीं है, आपको कोई खास जरूरत नहीं है वहां तक जाने की। यहाँ तक मेरे साथ है? पक्का? अब जो मैं आपको 15-20 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब ज्ञान चाहिए, नहीं सर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए, आपको कोई बोलता है कि मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस निकालिए, आपको तो पता ही नहीं मोल क्या होता है। फर्क पड़ता है? नहीं सर नहीं फर्क पड़ता, यकीन मानिए नहीं फर्क पड़ता। आपको अजीब सा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मोलर के बारे में पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, आपने इसको प्योरली फ्रॉम अ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, केमिस्ट्री आने ही नहीं देनी है आपने। आपके साथ जो सज्जन बैठा है, उसने केमिस्ट्री बीच में बिल्कुल आने नहीं दी, उसको मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ आ गया कि कैसे करना है। तो वो क्या करता है, जैसे CH4 दिया हो, वो ये देखता है कि CH4 का जो मॉलिक्यूल है, उसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ये तो समझ आ रहा है। CH4 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है, इतनी अकल हमें है। नहीं समझ में आया? अरे मैथ्स में XY4 लिखा हुआ है, तो मतलब X एक है और Y 4 है ना। मैथ्स ही चल रहा है, ज्यादा हम डिटेल में गए ही नहीं। केमिस्ट्री में बस ये है कि इसको नीचे रख दिया, इसको ऊपर नहीं लगाया, बस एक ही बात है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश करूँ कि अगर वो केमिस्ट्री वाले क्या है, वो चीज़ों को कंफ्यूज कर दें, आप उस रास्ते में चलेंगे, परेशान होंगे। वो सब परेशानी मैं झेल के आया हूँ। सो आई टेक इट फ्रॉम अ वेरी मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यार मैथ्स के हिसाब से क्या हो रहा है। CH4 का मॉलिक्यूल, उसमें एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना मित्र, ये लिखा हुआ है वो जो हम अभी बात कर रहे थे ना, क्यू। यहाँ तक मेरे साथ है? तो आपने क्या करना है, तो इसका जो मोलर मास निकालना है, तो एक कार्बन का 12 है तो आपने 12 लिख दिया, एक है तो आपने 4 लिख दिया, तो ये 16। अब इसके जो यूनिट्स लिखे जाते हैं वो ऐसे करके लिखे जाते हैं, 16 ग्राम पर मोल। मैं 2 मिनट समझाऊंगा, फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक वेरी एलिमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ। मैं 2 मिनट समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 16 ग्राम पर मोल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 मोल CH4 लिया, 1 मोल ऑफ CH4 लिया, उसका जो मास होगा वो कितना होगा? 16 ग्राम होगा। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? रिपीट करूं? ओके। 1 मोल ऑफ CH4 अगर आप लेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स लेंगे आप, उनका जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा। रिपीट करूं? देखिए, एक तो केमिस्ट्री वालों को गंदी आदत है वेट बोलने की। आपने कभी वेट नहीं बोलना, आपने हमेशा क्या बोलना है? मास। ये यहां पर भी इसने कुछ अपनी कलाकारी दिखाई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शायद NCERT वाले हैं तो इनको शायद थोड़ी शर्म हो।
बाकी ना मार्केट में वो वेट वेट बोलते हैं। हाँ नहीं, इन्होंने तो मास ही लिखा हुआ है। बाकी कलाकार इसको वेट वेट भी बोलते हैं, तो वेट नहीं बोलना है, इसको मास बोलना है। फिर से मैं समझाता हूँ। 16 16 ग्राम पर मोल CH4 का मोलर मास है। समझने की कोशिश कीजिए। बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का। अब रेडियो एक्टिविटी को छोड़ दे, इसकी जान छोड़ दे। अब शांत रख, बंद कर दे उसको, 2 मिनट सुन ले अब। 16 ग्राम पर मोल मीथेन का मोलर मास है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि अगर आपने 1 मोल ऑफ मीथेन गैस ले ली, चिंता मत कीजिए, मीथेन गैस में मीथेन के मॉलिक्यूल्स ही होंगे, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कार्बन के एटम भी हैं और हाइड्रोजन के भी एटम हैं और हाइड्रोजन गैस भी है। वो विचित्र से दिमाग में आपके जो ख्याल आते हैं उनको, उनका गला घोट दीजिए। तो 1 मोल ऑफ मीथेन गैस का मतलब एक मीथेन गैस का ऐसा सिलेंडर होगा, ऐसा सिलेंडर होगा। ये काली पीली में बैठता है, टैक्सी में बैठता है, उसके पीछे सिलेंडर पड़ा होता है। तो ऐसे मीथेन के सिलेंडर्स मिल जाते हैं, चिंता मत कीजिए। उसमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स होता है। उसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन फलाना ढिमकाना कुछ नहीं होता, उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मार्केट में जाइए और उसको बोलिए सर मुझे ना 16 ग्राम का एक मीथेन का सिलेंडर चाहिए। सुन लीजिए, आप उसको बोलिए कि मुझे 16 ग्राम नाप के मीथेन गैस का सिलेंडर चाहिए। वो भर देगा। कैसे भरेगा? जैसे ये CNG की गाड़ी आप लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे, वो जाते हैं ना, वो फुश करके भरता है, तो वो आपको 16 ग्राम भर देगा, उसकी चिंता मत कीजिए। यहां तक मेरे साथ है? अब आपकी और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि उस 16 ग्राम मीथेन का सिलेंडर जो है उसमें कितना मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? शांत गदाधारी भीम, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है? इधर उधर जंप मारेंगे, बीच में घूम जाएंगे। अब पैर में मोच आएगी, पैर सूख जाएगा। हाँ, मेरे साथ साथ चलिए। यहाँ तक मेरे साथ है? रिपीट करूं? मार्केट में गए, सिलेंडर लिया, 16 ग्राम उसमें मीथेन की गैस डाल दी। ठीक है? तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 1 मोल ऑफ मीथेन गैस है। ये समझ आ गया? उसमें 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं। ये समझ आ गया? अब सृष्टि का ये नियम है, कहाँ से आया कैसे आया गोली मारो, लोगों ने बहुत रिसर्च की हुई है। आप चिंता मत कीजिए। उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अरित्र जी, बोलिए कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहां तक मेरे साथ है? एक स्टेप और आगे लेता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है। यहां तक मेरे साथ है? अब एक स्टेप और आगे लीजिए और मुझे ये बताइए कि कार्बन कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन होगा, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन होगा। ये बात पकड़ में आ गई? हाइड्रोजन कितना होगा? 4 टाइम्स, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। मोल्स बोल दीजिए, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स नहीं बोलना चाहिए। ये बात पकड़ में आई या नहीं आई? फिर से बोलूं? फिर से बोल देता हूँ, देख लीजिए। देखिए, ये तो हमें समझ आ गया कि 1 मोल CH4 गैस का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है। ये तो बात पल्ले पड़ गई।
एक मोल CH4 गैस में 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बात भी दिमाग में घंटी बजा गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन कितने होंगे तो आप बोलेंगे सर 6.022 इंटू 10⁻23। और मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन कितना होगा तो आप बोलेंगे 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ तक मेरे साथ है? कोई डाउट तो नहीं है? अब फाइनली एक चीज़ और सुन लीजिए, जिससे पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ये 16 ग्राम पर मोल है। ये जो है ये नंबर है, ये मास नहीं है, ये नंबर है। 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डजन में 12 केले होते हैं ना, तो ये नंबर है। ये भी जो है ये नंबर है। यहाँ तक मेरे साथ है? अरे आपसे मैं बोलता हूँ यार, 1 डजन CH4 ले आओ, तो आप 12 CH4 लेके आओगे ना। ये बात समझ में आ गई? पल्ले बड़ी नहीं बड़ी? तो जैसे डजन जो है उसके अंदर 12 नंबर होता है, उसी तरह 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होता है। यहाँ तक मेरे साथ है? ये आपका साथ में 10th का भी काम हो चुका है। जैसे ये लड़का आपके सामने बैठा हुआ है, इसके 10th के बोर्ड में केमिस्ट्री में ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो अभी आपने डिस्कस किया। यहाँ तक मेरे साथ है? फिर से देख लीजिए क्या बातें हुई हमारी। यहाँ पर एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताई गई कि 1 AMU का मतलब क्या होता है। 3 पंक्तियाँ थी, एक एक करके आपको हर पंक्ति का मतलब बताया गया। यहाँ तक समझ आया? उससे पहले हमने क्या किया, उससे पहले हमने आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्लेवर्स होता है। तो आइसोटोप्स में होता क्या है, आइसोटोप्स में ये होता है कि किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट्स को ले लीजिए, जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए, ठीक है, या क्लोरीन को ले लीजिए, ठीक है। तो क्लोरीन के जैसे फ्लेवर्स आएंगे। यहाँ तक मेरे साथ है? तो जैसे विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 17 है। तो फ्लेवर्स में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम होंगे, जो डिफरेंस है वो किस में आएगा? न्यूट्रॉन्स में। यहाँ तक मेरे साथ है? मैडम कोई डाउट है? तो क्लोरीन के जैसे 2 फ्लेवर आएंगे, उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा, न्यूट्रॉन में फर्क आएगा। यहाँ तक समझ आ गया? फिर आपको बताया गया कि ये डेफिनेशन आपको बता दो दी, बट इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे मोलर मास निकालो, सो फ्रॉम अ वेरी प्योर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू भी, मैं कोई भी आप मुझे देंगे तो उसका मोलर मास मैं निकाल लूंगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे H2O देंगे और बोलेंगे कि इसका मोलर मास निकाल दीजिए, तो मुझे समझ आ रहा है कि यार इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, प्लस एक ऑक्सीजन है। तो इसको मुझे ऐड करना है, तो 18। और मास क्या होता है, यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर अगर आप लेंगे तो 18 ग्राम उसका मोलर मास होगा। इसका उल्टा ये भी है कि अगर आप अभी जाके टैप में से 18 ग्राम वाटर निकाल लेते हैं, अभी जाके वो टैप से 18 ग्राम वाटर निकालते हैं, ग्लास में ले लेते हैं, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिल जाएगा आपको। यहाँ तो कोई डाउट है? वाटर के इतने ज़्यादा आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए, उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ H2O है, भाई तेरे लिए ये दोबारा नहीं समझा रहा, ये लेक्चर है, इसको देखो 4 बार। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है, तो बेसिकली आपके पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ O, जो भी बोल दीजिए, एंटिटीज हैं। यहाँ तक मेरे साथ है? हाँ, एटम होगा, और ये भी एटम होगा, ये भी एटम होगा, और ये जो है ये मॉलिक्यूल होगा। बेसिकली एटम भी नहीं इसको बोलना चाहिए, इसको इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बोल देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे यार सिंपल है, एक चेयर आपके पास है, अगर आपके पास 4 चेयर है तो आपके पास लेग पीस कितने हैं? नहीं समझ में आया? और डैडी जी जाके 8 चिकन ले आए मार्केट से, तो कितनी टांगे घूम रही होंगी कुकर के अंदर?
अच्छा, शराब पी के बैठे हो और कुकर में 8 चिकन डाल दिए डैडी जी ने, कढ़ाई में, तो उसके अंदर कितने लेग पीस घूम रहे हैं? नहीं सर, मैं तो वेज हूँ, तो मैं तो काउंट ही नहीं कर सकती चिकन। जी बताइए। 16 होंगे ना? 16 लेग पीस हैं, खा सकते हैं आप। नहीं समझ में आया मैडम? मूड तो नहीं खराब हुआ आपका? नहीं समझ में आया? या नहीं सर, मैं तो लेग पीस नहीं खाऊंगा, मैं तो गोट खाऊंगा। मैडम तो अभी मुझे लगता है 2 मिनट तक वॉमिट कर देगी। तो 4 गोट्स आ गई तो कितने लेग पीस आए अरित्र जी? 16 लेग पीस आ गए ना? नहीं समझ में आया? माता जी को डाउट? भाई अरित्र बता दीजिए जरा, कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। 12 × 2, 1 × 5, शाबाश। बहुत बढ़िया। 9, 10, 16, 2, 3, 4, तो 46 ग्राम पर मोल। इसका क्या हो गया? मोलर मास। नहीं समझा? अब आपको ये बात समझ आई कि वन एटॉमिक मास यूनिट आप डिफाइन कैसे करते हैं उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। वो एक बार इसलिए आपको समझा दी कि यूजली कोई पूछता भी नहीं है, बिकॉज समझ भी नहीं आता। आधे टाइम तो टीचर को ही नहीं समझ आता। but ठीक है, बता दिया आपको। तो मैं लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि ये मोलर मास काउंट करने के लिए 1 AMU क्या होता है उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। ये बात समझ आ गई? तो भाई साहब यहाँ ऐसे झूल रहे हैं ऐसे, उनको भी नहीं पता, बट उनके क्वेश्चन चल रहे हैं। यहाँ समझ आ गया? भाई जी को तो आगे भी जाना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, इनका थोड़ा लंबा रास्ता है। तो मैं आपको अभी वर्कशीट भेजी है, आप ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। मैडम आपके भी है ना मोलर मास? 9th में ही है ना? मिस्टर मित्र, ये 15 क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, और कैलसी यूज़ कर लीजिए। तू भी कर ले भाई। भाई को डाउट है?